सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में बताई जाती हैं। हालांकि आपकी नज़र भारत के लगे हुए दंगों की आग में है और इस वक्त आप परेशान हैं और आपका दिमाग भारत में कहां कहां क्या क्या हो रहा है इस पर है, लेकिन यह भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। शी जिनपिंग की सेना में बगावत का, जी हाँ, खौफ है। शी जिनपिंग डर में है कि उनकी सेना बगावत न कर दें। सीधी बात बताऊंगा, मामला ये है कि चीन की जो आर्मी है काफ़ी बड़ी है, उसकी जो रॉकेट फोर्स है, जो मिसाइलों की फोर्स है, उनके कमांडर की, पहले वाले कमांडर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई संदिग्ध हालत में। उनकी जगह दूसरे कमांडर को बनाया गया तो वो कमांडर गायब हो गए, लापता हो गया और अभी तक मिले नहीं। इसके बाद शी जिनपिंग ने पूरी रॉकेट फोर्स को ही अपने हाथ में ले लिया, खुद ही करता धरता बन गए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक नया अधिकारी चुन लिया, नया कमांडर तैनात कर दिया उसकी जगह, मतलब फिर अपनी वो हाथ से पावर छोड़ के दूसरे के हाथ में दे दी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन की सेना के अंदर अब कुछ ठीक नहीं है, बगावत आ रही है। शी जिनपिंग जो हैं, उनके दिल में डर है रूस और यूक्रेन की जंग को करीब से देखकर, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने जब रूस से बगावत कर दी तो शी जिनपिंग को यह डर है कि उनकी सबसे जो मजबूत टुकड़ी है, चाइना आर्मी की ये जो रॉकेट फोर्स है, ये कहीं बगावत न कर दे। ये एक डर सता रहा है। भारत के जो एक्सपर्ट हैं, जो चीन के मामलों पर नज़र रखते हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि हमने चीन के अंदर ये पूरी चीज़ें नोटिस की हैं कि उनकी सेना में उथल पुथल हो रही है और कुछ भी ठीक नहीं है, हालात बिगड़ रहे हैं और इस वक्त शी जिनपिंग काफ़ी टेंशन में है, यानी परेशान है। उधर दोस्तों, नेपाल को अपने पाले में चाइना करना चाहता है। BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है नेपाल को खुश करने के लिए। हालांकि इस प्रोजेक्ट से, इस ग्रुप से इटली निकलना चाहता है, लेकिन नेपाल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है चीन, ताकि भारत का दामन छोड़कर नेपाल चाइना की तरफ चला जाए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस नए प्रोजेक्ट का नाम सिल्क रोडस्टर है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि चाइना इससे नेपाल को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। बात चीन की हो रही है तो तस्वीरें ताज़ा दिखाऊंगा। चीन में खतरनाक बाढ़ आई हुई है, ये बाढ़ बढ़ती जा रही है और चाइना की राजधानी में भी बाढ़ पहुंच चुकी है। 20 लोगों की मौत हो चुकी है, 27 लापता हैं और लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है। हालात बेकाबू हैं, कई शहर बुरी तरह से डूब चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन बड़ा खेल खेलने वाले हैं। जो अमेरिका और ब्रिटेन में चीनी लोग रहते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन उन्हें भड़काकर उनसे ही उनके देश की जासूसी करवाना चाहते हैं। इस खबर की जानकारी जब खुद चीन को लगी है तो चीन अब अपने चाइनीज लोगों को भड़काने के बजाय उनको समझाने की कोशिश कर रहा है और अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे साथ, अपने देश के साथ मिलकर काम करें, हमारे लिए काम करें। कुल मिला के चाइना के लोग जो विदेश में रहते हैं, उनके दोनों हाथों में लड्डू है। उधर अमेरिका में चाइना के अधिकारी और अमेरिका के अधिकारियों ने मुलाकात करी है और चीन ने पूरी तरह से अमेरिका के अंदर घुसकर अमेरिका का विरोध किया है कि आपने ताइवान को जो हथियार दिए हैं वो गलत दिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, चाइना ने अपने बैंकों से कह दिया है कि अपनी युआन करेंसी को ज़्यादा इस्तेमाल करें और यूज़ में से जो रोज़मर्रा आप डॉलर में बिजनेस कर रहे हैं, डॉलर को किनारे कर दीजिए, डॉलर का इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए पॉज कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी ही करेंसी में काम हो। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं अमेरिका की कमर तोड़ने वाला ये कदम है। चाइना ने एक और बड़ा कदम उठाया है। चाइना ने अपने रूस के, यानी दोस्त के साथ दोस्ती निभाते हुए जो सिविलियन ड्रोन हैं, जो फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर जो यूज़ करते हैं वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, वो जो ड्रोन होता है, ड्रोन कैमरा, वो भी एक्सपोर्ट करने पर बैन कर दिया है। कोई भी नॉर्मल कैमरा, नॉर्मल ड्रोन कैमरा और ड्रोन जो सिविलियन ड्रोन है वो एक्सपोर्ट यानी चाइना से बाहर नहीं भेजेगा, नहीं बेचेगा चाइना, क्योंकि उसको डर है कि कहीं तीसरा देश इन बहुत सारे ड्रोन्स को चाइना से खरीदकर यूक्रेन को न दे दे और यूक्रेन उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ करे। उधर पाकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी देश इस वक्त पूरी तरह से कमज़ोर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की ये जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, इन्हीं के जो प्रधानमंत्री हैं खुद शहबाज शरीफ, ये पूरी तरह से नरम नज़र आए हैं।
भारत का बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ, जिसके साथ हमारी 3 बार जंग हुई है, हम उसके साथ शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। वो तरक्की कर रहा है तो हम भी उसके साथ तरक्की करना चाहते हैं। जो कुछ भी कहा है सुनिए। We have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power. Not as an aggressor, but for our defense purposes. And we had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance education, health, and well-being of the people. So is this the way that we have to adopt? Or to have war of economic competition? Because God forbid, if there's any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? So that is not an option. But it is equally important that our neighbor has to understand that we cannot become normal neighbors unless abnormalities are removed, unless our serious issues are understood and addressed to through peaceful and meaningful discussions. दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा, लेकिन पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने भारत को वेस्ट के डार्लिंग करार दिया कि वेस्ट के लिए ये डार्लिंग है। लेकिन जब हमारी बात आती है, यानी हमारी तरफ की, चाइना, पाकिस्तान और इधर की, तो भारत कड़ा रुख दिखाता है। बहुत कुछ कहा है हिना रब्बानी ने, सुनिए। And we look towards the north. We've done very well with the north. China is a country that we've had good relations with. We've had good economic relations with. But now we have the new de-risking and the delinking and the, the new nomenclatures which are coming in, which are shaping the world in a really, really, really massive way, and perhaps changing the landscape that you refer to of the world. And so there's that containment issue on the north, but we obviously continue to engage with them intensively and aggressively. And then there is the east, okay, which is the darling of the west, but really has decided to be the darling of the west while at the same time being very, very belligerent within the east. So India, stands out as a country which is very, very open towards certain countries, but very, very closed-minded towards some of its own people and towards certain countries within the region. दोस्तों, सुसाइड अटैक जो पाकिस्तान में हुआ, मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। 56 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, उसके अंतर्गत जो CPEC और BRI प्रोजेक्ट के बहुत सारे काम चल रहे हैं पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में। अब डर यह है, रिपोर्ट आई है कि उन चाइनीज प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में जो चल रहे हैं आतंकवादी यानी टेररिस्ट अटैक हो सकता है। पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। उधर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कानून पारित करने वाला है पाकिस्तान। खबर यह है कि अब कोई भी पाकिस्तान की सेंसिटिव और पाकिस्तान सेना की सेंसिटिव जानकारी अगर लीक करेगा तो 5 साल की उसे सजा होगी। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी को मजबूत करने के लिए कई तरह के नए कानून बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना की बात हो गई, अब भारत की बात करें। भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एक का नाम है अहेलिना और दूसरे मिसाइल का नाम है ध्रुवास्त्र। ये दोनों ही कामयाबी से इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए दाग कर टेस्ट किया है। मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों मिसाइलों को भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तैनात करेगा। गाम्बिया में भारतीय कफ सिरप पीकर सैकड़ों लोग बीमार हुए और दर्जनों बच्चों की मौत हुई। भारत ने इससे पल्ला झाड़ा था, लेकिन अब मोदी सरकार ने भारत की उन कंपनियों के कान में कह दिया है कि भैया अब प्रोडक्शन बंद कर दो, अब ये कफ सिरप मत बनाना। म्यांमार के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, इतने बुरे हैं
कि 2 साल से ऊपर हो चुका है, अभी भी मिलिट्री ने और भी ज्यादा अपना समय बढ़ा दिया है। म्यांमार ने अपनी जो इमरजेंसी है, यानी म्यांमार की सेना ने इमरजेंसी बढ़ा दी है। म्यांमार की सेना का जुल्म अभी भी वहां की जनता पर जारी रहेगा। उधर नाइजर में मिलिट्री कूप हो चुका है, तो फ्रांस और जर्मनी अपने अपने लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जर्मनी और फ्रांस के लोग अब नाइजर जो है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने बड़ी बात कही है। अमेरिका ने कहा है कि हम अमेरिकी लोगों को फिलहाल नहीं निकालेंगे। नाइजर फ्रांस से बुरी तरह से चिढ़ चुका है। नाइजर भारी मात्रा में दुनिया में 7वां ऐसा देश है जो यूरेनियम एक्सपोर्ट करता है। फ्रांस को भी भारी मात्रा में यूरेनियम एक्सपोर्ट करता है नाइजर। नाइजर यूरेनियम एक्सपोर्ट करता है, ये आपके लिए बड़ी बात है। नाइजर जो यूरेनियम जो एक्सपोर्ट करता है वही वो यूरेनियम है जिस यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बनाने के लिए किया जाता है और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। दोस्तों, फ्रांस को नाइजर ने इनकार कर दिया है कि अब हम गोल्ड यानी सोना और यूरेनियम फ्रांस को नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। इसी नाइजर के पड़ोसी देश बुर्किना फासो ने भी अमेरिका और फ्रांस को यूरेनियम एक्सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। तालिबान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही थी, उसकी बातचीत का एक पहलू सामने आया है। तालिबान ने अमेरिका से कहा है दोहा में कि आपने जो हमारे पैसे रोके हैं तुरंत प्रभाव से उसको रिलीज कीजिए। उधर अमेरिका ने तालिबान से कहा है कि ह्यूमन राइट का जो उल्लंघन आप कर रहे हैं अफगानिस्तान में उसको बंद कीजिए। तीसरी बड़ी खबर यह आई है कि यूएन ने जो रिपोर्ट जारी करी है तालिबान के खिलाफ कि वहां तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार किया है, पाबंदी की है और बहुत हालात खराब किए हैं। इस रिपोर्ट को भी तालिबान ने ठुकरा दिया है। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर आई है। अफगानिस्तान के एक्टिविस्ट ने बताया है कि तालिबान ने महिलाओं पर, अफगानी महिलाओं पर इतनी पाबंदी लगा दी है कि अब वो जीना ही नहीं चाहती। पिछले साल से अब तक 188 महिलाओं ने सुसाइड कर लिया है। हालात महिलाओं के अफगानिस्तान में बेकार है। दोस्तों, ये थी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।